हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 52। इससे पहले ऑलरेडी हमने 51 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है, भुज में आए भूकंप में कितने लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। बताना है कि भुज में आए भूकंप में कितने लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। ठीक है, भुज में आए भूकंप में लगभग 5 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीव्रता पूछ ली जाती है कभी कभी। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे कि चाप झील कहाँ पाई जाती हैं। रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, चाप झील नदी घाटी में देखने को मिलती हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। जबकि रेगिस्तान में आपको छत्रक सैल देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, रेगिस्तान में छत्रक सैल देखने को मिलेगा, जबकि चाप झील कहाँ देखने को मिलती हैं, नदी घाटी में। जब नदियाँ जब चलती हैं, ठीक है, जब इस प्रकार की जब चलती इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ कट करके निकल जाती है, ये कुछ भाग निकल जाता है जो इस तरीके का होता है, उसे क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी का बुक पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे क्लास 7 का जब टॉपिक देख रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में अध्याय 4 में हम लोगों ने देखा था कि चाप झील क्या होता है, विसर्प क्या होता है ना, और तटबंध क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को हम देखे थे वहाँ पे। अगर वीडियो नहीं देखे जाकर जरूर देखिए, और वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय को क्या कहते हैं। बताना है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं। चक्रवात, स्थानीय पवन, लू, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पवनों के बारे में ध्यान रखिएगा। एक होता है अस्थायी पवन। अस्थायी पवन किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थानीय पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, इसे ही स्थानीय पवन कहते हैं, अस्थायी पवन कहते हैं। वहीं बात करें मौसमी पवनें के बारे में, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। ठीक है, तो मानसूनी पवनें के बारे में याद रखना है। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, कहते हैं ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए एक स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल यहीं से बनाया गया था। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, तो इसे कौन से पवन कहते हैं, इसे लू कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उत्तर भारत में चलने वाली ये पवन है जिसे लू कहते हैं। अगला सवाल है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं। बताना है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं। आतपन, आपतन, परावर्तन या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ध्यान रखना है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित मिजो हिल्स पहले किस नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित मिजो हिल्स पहले किस नाम से जाना जाता था। मिसमी, बरेल, दुसाई, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि दक्षिणी पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित मिजो हिल्स पहले किस नाम से जाना जाता था। मिसमी, बरेल, लुसाई, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, दक्षिणी पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित मिजो हिल्स को पहले लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी बात करें और भी जो यहाँ पे है मिसमी, बरेल और लुसाई के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि मिसमी, बरेल और लुसाई ये सभी पहाड़ियाँ हैं, जो कि बीपीएससी तैयारी 3 में पूछा गया था कि मिसमी, बरेल, लुसाई क्या है, पहाड़ी है, पर्वत है,
नदी है ना, इस तरह से पूछ लिया गया था। तो मिस्मी बरेल लुसाई क्या है, एक पहाड़ियों के नाम है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि मिस्मी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर सिरे पर उत्तरी पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मिस्मी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर सिरे पर उत्तर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित मिजो हिल्स को पहले लुसाई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मिजो हिल्स कहाँ स्थित है या लुसाई हिल्स कहाँ स्थित है। तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, वहीं बात करें परेल पर्वतमाला, ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन के बीच में लगभग 80,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि नागालैंड और मणिपुर से पूर्व में तथा असम और मेघालय में यहाँ पे पश्चिम में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, अरावली पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है। बताना है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है। आर्कियन, कुडप्पा, विंध्य, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, सही है। ध्यान रखना है, अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ई ऑप्शन होगा। आर्कियन, कुडप्पा, विंध्य कोई भी ऑप्शन यहाँ नहीं है। ठीक है, बाकी और भी ध्यान रखना है, जैसे कि अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। कैमूर श्रेणी का निर्माण इसी क्रम की शैलों के द्वारा हुआ है, यानी कि विंध्य क्रम के चट्टानों जो है उस क्रम में। इस क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इस क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नदियों द्वारा विभिन्न जल क्रियाओं से अपर्दन के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में पाए जाने वाले चट्टानों का सही क्रम क्या है। बताना है, भारत में पाए जाने वाले चट्टानों का सही क्रम क्या है। पहला दे रखा है गोंडवाना, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य। इस बाद है आर्कियन, गोंडवाना, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य। और सी कथन में आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य और गोंडवाना एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी, आर्कियन है। ठीक है, आर्कियन युग का है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे प्राचीन यहाँ तो इसमें नहीं है, ये दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि सबसे नवीनतम जो चट्टान है वो गोंडवाना लाइन का है। ठीक है, गोंडवाना चट्टान है। तो यहाँ पे देखें गोंडवाना इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, तो ये वाला दिख रहा है। तो अब यहाँ पे इससे चाहें तो अगर नहीं पता है तो तुक्का लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे पुराना बात करें तो कौन सा है, आर्कियन है, जबकि सबसे नवीन जो है वो गोंडवाना चट्टान है। ठीक है, बाकी जो क्रम यहाँ पे जो लगाया गया बिल्कुल सही है। आर्कियन इससे ज़्यादा मतलब कह सकते सबसे नया है गोंडवाना, उससे पुराना है विंध्य, उससे पुराना कुडप्पा, उससे पुराना है धारवाड़ और उससे भी पुराना है आर्कियन, अर्थात आर्कियन सबसे पुराना चट्टाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी कथन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, असम हिमालय में हिम रेखा, यहाँ पे होगा हिम रेखा। ठीक है, असम में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है। बताना है, असम में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है। 4800 किलोमीटर, 4400 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ये सवाल बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है। असम हिमालय की हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान रखना है, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है। यहाँ पे कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है, किलोमीटर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है 4400 मीटर, ना कि किलोमीटर। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच में पाई जाती है, जो कि 720 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। बाकी हमने जो पॉइंट आपको बताया है यहाँ पे लिख दी गई हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बाकी पीडीएफ में जो कुछ छूट जाता है कोशिश कीजिए कि पीडीएफ एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, जल्दी से फास्टली एक बार डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ तो फ्री मिल ही रहा है आपको। ठीक है, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, एक बार जल्दी से उसका जो व्याख्या है या नोट के रूप में जो लिखा गया उसको देख लेना है। ठीक है, रिविजन भी हो जाएगा और काम भी बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेन्नार नदी की सहायक नदी है। बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेन्नार नदी की सहायक नदी है। जयमंगली, चित्रावती, तापी नदी एक से अधिक होगा या इनमें से
कोई नहीं। तो याद रखना है जयमंगली, चित्रावती ये दोनों पेन्नार नदी की सहायक नदी है, जबकि तापी नदी किसी की सहायक नदी नहीं है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, तो जयमंगली और चित्रावती के नाम याद रखनी है, ये दोनों पेन्नार नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि कुंदेरू है, ठीक है, सागीलेरू है, और एक और नाम याद है हमें, याद आ रहा है चेटियार। ठीक है, चेटियार से सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चेटियार के बारे में। और एक है पापागनी। तो इन नदियों को याद रखिएगा, ये सभी पेन्नार नदी की सहायक नदी है। वहीं बात करें पेन्नार नदी निकलती कहाँ से है, तो ये पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार जिला है, वहाँ पे एक पहाड़ी है नंदी दुर्ग। क्या नाम है? नंदी दुर्ग। ठीक है, तो यहीं से ये नदी निकलती है, नंदी दुर्ग से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि किस महीने कर्क रेखा पर क्रमशः न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान होता है? अच्छा सवाल है, बताना है कि किस महीने कर्क रेखा पर क्रमशः न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान देखने को मिलता है। दिसंबर और मई जून में, मई जून और जनवरी में, जनवरी और मई जून में, या फिर अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। पहले वाले इधर क्या दे रखा होगा? इधर दे रखा होगा सबसे न्यूनतम तापमान, और इधर क्या दे रखा है? अधिकतम तापमान। तो बताना है कि कौन सा क्रम यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा पर जनवरी में न्यूनतम तापमान, ठीक है, जनवरी में न्यूनतम तापमान देखने को मिलता है, जबकि मई जून में अधिकतम तापमान देखने को मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और कर्क रेखा भारत के लगभग नहीं कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती हैं। कौन कौन सा राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए निकल जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा पर क्रमशः न्यूनतम तापमान कब देखने को मिलता है? जनवरी में, और अधिकतम तापमान देखने को मिलता है मई जून में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दी गई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इससे हम बहुत सारे पॉइंट्स सब ऐसे भी हम बता दिए हैं वर्बली। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, कथन असत्य के बारे में पूछा है। पहला दे रखा है कि पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा और औसत सागर तल से 1524 मीटर है। बी कथन है कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और सी कथन है कि इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनर जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा औसत सागर तल से 1524 मीटर है। बिल्कुल कथन सही है। ध्यान रखना है आपको कि पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति का जो विस्तार है वो उच्चतम सीमा औसत सागर तल से 1524 मीटर लमसम में है। ठीक है, तो बिल्कुल कथन यहाँ सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को क्या मिलता है? उष्ण कटिबंधीय वन। तो ये भी कथन यहाँ पे सही आपको ध्यान रखना है कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, और माफ़ कीजिएगा कथन गलत है ना, ये तो उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइट ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ठंडा ठंडा होगा, यहाँ पे ठंड प्रदेश होंगे। तो यहाँ पे किस तरह का मौसम होगा? आर्द्र होगा, आर्द्र शीतोष्ण देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर आपको देखने को मिलेगा उष्ण कटिबंधीय वन का मैदान। ठीक है, तो 1000 से 2000 मीटर के उत्तर की जो ऊंचाई होती है ना, वहाँ पे आपको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये कथन गलत है। और सी कह रहा है कि इसमें चौड़ी पत्ते वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। ये कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो पूछा था कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे बी कथन यहाँ पे असत्य है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में जैसे कि हमने अभी गलती किया था, उसी तरीके से आप लोग भी एग्जाम में गलती करते हैं। यही चीज़ हम लोग को बचना है एग्जाम में। अगर ये चीज़ अगर आप लोग बचते हैं तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं कि बस एग्जाम में यही से 2 गलतियाँ जो होती हैं जिससे सिलेक्शन रुक जाता है, ये आपको भी पता होगा। तो यही गलती करनी है, यही गलती मतलब नहीं करनी है, ये गलती यहाँ करनी है। आप टेस्ट में कर रहे हैं चलेगा, यही चीज़ यहाँ से सीखते हैं हम लोग कि क्या गलती हो रहा है, जो कि टेस्ट में जाकर फिर ये गलती ना करें। तो टेस्ट इसलिए देना चाहिए। टेस्ट हम देते क्यों हैं? क्योंकि ताकि ये सब गलती जो कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में जाके ना करें।
अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टेस्ट नहीं देते हैं, सोचा रहे कर लेंगे ना एग्ज़ाम में, सब तो जानते ही हैं, लेकिन ये जो गलती हो रहा है ना यहाँ पे, ये गलती यहाँ नहीं करेंगे तो वहाँ फिर करेंगे आप सीधे एग्ज़ाम में। तो यही चीज़ सुधारना है खुद को कि टेस्ट देंगे तो ये गलती यहाँ होगी तो यहाँ होगा, तो ये आपको समझ में आएगा अरे ऐसे गलती होती है, हमको वहाँ पर बचनी है उससे। क्योंकि सीधे एग्ज़ाम में लिखेंगे तो वहाँ पे एग्जाम गलती होगा तो फिर क्या, सिलेक्शन तो रुकना ही रुकना है। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी, टेस्ट देना ही देना है। कोशिश कीजिए सप्ताह में 1-2 टेस्ट जरूर लगाइए। और ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, होने दीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है नौकरी लेना। और नौकरी तभी को ले सकते हैं जब ये सब चीज़ों को करें, कंटिन्यू लगातार करेंगे। देखिए आप में जोश जुनून बहुत होता होगा, अरे ऐसे पढ़ेंगे, 1-2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े और उसके बाद फिर साइलेंट हो गए। ऐसा नहीं होना है, जोश जुनून बना के रखना है जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। रेस्ट करना एग्ज़ाम के बाद। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 1-2 टेस्ट लगा दिए, चलो हो गया, छोड़ो अब कल पढ़ लेंगे, कल करते करते फिर वो एग्ज़ाम के जब वैकेंट फॉर्म वॉर्म आते हैं फिर भरना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल गलती ना करें, मेरे तरफ से एडवाइस रहेगा। कोशिश कीजिए सप्ताह में 2 टेस्ट जरूर लगाइए, आप कहीं से लगाइए, ऑनलाइन लगाइए या तो कोई किताब है वैसा कोई प्रैक्टिस सेट खरीद रखे हैं उससे लगाइए, कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चलिए, और ज़्यादा सजेस्ट नहीं करेंगे, खुद समझदार हैं आप लोग, गलतियाँ कर करके ज़रूर आप लोग सीख चुके होंगे, है ना। तो इस बार गलती नहीं करनी है, TRE 4 में आपको सिलेक्शन लेके रखनी है। तो यहाँ पे बी कथन सही है क्योंकि यही असत्य है, बाकी ध्यान रखना है, ये सब कुछ समझा चुके हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। अब बताना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है यह वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं। बी कथन है इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। सी कथन है कि यह वन उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहाँ 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि यह वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इसे ही मानसूनी वन भी कहते हैं, तो ये भी सही है। और यह वन उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये कथन गलत है। ध्यान रखना है ये वन क्षेत्र उन जगह पर फैले हुए हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है ऐसे वनों में वृक्ष जो होते हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाला राज्य है। गुजरात और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल और गुजरात में सर्वाधिक ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं भारत में, तो यहाँ पे सी कथन बिल्कुल ही सही है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल और गुजरात है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि भारत में ज्वारीय वन कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश राज्यों में भी देखने को मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में भाग में ये वनस्पति मिलती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से वनस्पतियाँ ज्वारीय वन क्षेत्र पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन से वनस्पतियाँ ज्वारीय वन क्षेत्र पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। सुंदरी, कैजुरीना, नारियल। बताना क्या है कि कौन सी वनस्पतियाँ ज्वारीय वन या फिर मैंग्रोव वन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। सुंदरी, कैजुरीना, नारियल, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्यान रखना है यहाँ पे सुंदरी, कैजुरीना, ठीक है, और नारियल, ये तीनों पाई जाती हैं यहाँ पे। इसके अलावा और भी बहुत सारी वनस्पतियाँ जो पाई जाती हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा केवड़ा, बेंदी, है ना, ताड़, एंगार, तो ये सभी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और यहाँ की लकड़ियाँ क्या होती हैं, बहुत ही कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जो कि बहुत ही मजबूत लकड़ी मतलब होती हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत वन रिपोर्ट जो आया था 2021 में, उसके अनुसार बात करें तो भारत में कुल मैंग्रोव जो क्षेत्र है वो 4992 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि महाभारत लेख नामक पर्वत किस राज्य या देश में स्थित है। बताना है महाभारत लेख नामक पर्वत किस राज्य या देश में स्थित है। नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है महाभारत लेख नामक पर्वत नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना है
हिमाद्री के दक्षिण में निहित सीमा सर्वाधिक उबड़-खाबड़ पहाड़ी प्रणाली बनाती है और इसे लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 80 से लेकर के 100 किलोमीटर तथा ऊंचाई जो है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर है। ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि पीरपंजाल, धौलाधर, मसूरी तथा नाग टिब्बा जो है इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है। और असम हिमालय भूटान तक ये फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पे कि RLC ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है कौन कौन? भूगर्भिक संरचना को, भौतिक आकृति को, अवस्थिति को, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है BPSC TRE 3.0 में ये सवाल सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बताने इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि भारत के प्रादेशिक विभाजन का आधार उच्च तत्व, उच्चावच, जल की विशेषताएं, मिट्टियाँ इत्यादि हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन देखेंगे कि जो RLC ने लिया था प्रादेशिक विभाजन में, ये इन तीनों को लिया था। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। ठीक है। बाकी ध्यान रखना है RLC ने भारत के प्रादेशिक भूगोल में 4 वृहद, 28 मध्यम, 67 प्रथम क्रम, 192 द्वितीय क्रम और 484 तृतीय क्रम के प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है। साथ ही साथ आप चाहें तो इनका नाम भी याद रख सकते हैं। मैकफर्नेल का इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भारत को 2 वृहद प्रदेशों और 16 उप प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। बी कथन है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब एवं क्षेत्रों की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। सी कथन है कि व्यापारिक पवनें एक छोटे क्षेत्र में दिन या वर्षा की विशेष अवधि में चलती हैं। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में दे रखा है, एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। ये कथन सही है। ठीक है। ध्यान रखना है, एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है। जैसे कि पछुआ पवन। ठीक है। जैसे पश्चिम से चलती है तो पछुआ पवन। बी कथन है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब एवं क्षेत्रों की ओर और वायु गति का पवन कहते हैं। ये भी कथन सही है। देखेंगे हमेशा हवा जो चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो ये सही है। और सी कथन कह रहा है कि व्यापारिक पवनें एक छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष के विशेष अवधि में चलती हैं। ये कथन गलत है। ध्यान रखना है, स्थानीय पवनें एक छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष के किसी विशेष अवधि में चलती हैं। उसे हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्थानीय पवनें, ना कि व्यापारिक पवनें। ये कथन गलत है। पूछा है कौन सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है, ए और बी। ठीक है। ध्यान रखना है, एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण, पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब एवं क्षेत्रों की वायु की गति को पवन कहते हैं। और व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं, ये लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। वहीं बात करें स्थानीय पवनें के बारे में, तो छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष के किसी विशेष अवधि में चलते हैं। उदाहरण के लिए स्थल समीर और समुद्र समीर। ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जब वर्षा गर्म हवाओं के साथ ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचकर संघनित होकर बूंद के रूप में बरसती हैं तो उसे क्या कहते हैं? चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ऐसे वर्षा को कहा जाता है संवहनीय वर्षा। ठीक है। जब वाष्प गर्म हवाओं के साथ ऊपर उठ कर के काफ़ी ऊंचाई जा कर के क्या होते हैं? संघनित हो जाती हैं, है ना, जब बूंद का रूप ले लेती हैं और फिर वर्षा कराती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। वहीं बात करें कि पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं, तो जैसे कि कोई पर्वत है और इधर से जब हवाएं चलती हैं वाष्प को लेकर के, है ना, आर्द्रता को लेकर चलती है, जब पर्वत से टकराती हैं, इसी के आसपास में जो वर्षा कराती हैं तो उससे क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। और इसी वजह से देखेंगे कि ओला, ये जो छायावृष्टि भी बनता है, जैसे कि कहने मतलब है कि यहाँ पे जब ये रोक लेगी तो वर्षा यहाँ पे जब ज़्यादा होगा तो इस एरिया में होने वाले वर्षा बिल्कुल ही या तो ना होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा, या तो होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और एक होता है आपका चक्रवाती वर्षा, तो जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं जब मिलती हैं दोनों, है ना, और उस वजह से जब वर्षा होती है तो उसे कहा जाता है चक्रवाती वर्षा। ठीक है। डिटेल समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, यहाँ से बहुत कुछ डेटा लिया हो गया है और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से देखिएगा, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली वाष्प प्रयुक्त हवाओं की दिशा में जब पर्वत आ जाते हैं तो हवाएं पर्वतों के सहारे ऊपर उठने लगती हैं। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर हवाएं ठंडी होकर पर्वतों पर वर्षा कराती हैं। इसे ही पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ऐसी वर्षा अधिकतर मानसूनी और पछुआ हवाओं के क्षेत्रों में होती हैं। पर्वतों के वर्षा वाले भाग के विपरीत भाग में वर्षा या तो होती ही नहीं, या तो कम होती हैं। अतः पर्वत के ऐसे भाग को विशिष्ट छाया प्रदेश कहते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय प्रदेश में पर्वतीय वर्षा खूब होती है, जबकि इसके पूर्वी भाग में कम वर्षा कम होती है।
इसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। जैसे है ना ये वाला भारत वाला, तो ये वाला में देखेंगे पश्चिमी घाट है यहाँ पे, तो ये पश्चिमी घाट यहाँ से आकर के ये वर्षा इधर एरिया में खूब होता है, लेकिन इस एरिया में देखेंगे कि पूरा ही बारिश ना के बराबर होता है, होता भी तो थोड़ा बहुत होता है। जैसे कि तमिलनाडु में बिल्कुल ही ना के बराबर वर्षा होता है। ठीक है, चलिए अगला है चक्रवाती वर्षा। गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने पर गर्म हवाएं ऊपर की ओर उड़ती हैं और ठंडी हवाएं चारों ओर से उस पर कम दबाव के क्षेत्र की ओर दौड़ती हैं। पृथ्वी की गति के कारण ये हवाएं गोलाई में घूमती हुई चक्रदार होते हैं। ऐसी हवाओं को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में मध्य की हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होने पर वर्षा करती हैं, इसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा होती है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, उड़ीसा के भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों में महाचक्रवात आया था। यह चक्रवात कहाँ उत्पन्न हुआ था? नेपाल में, बंगाल की खाड़ी में, थाईलैंड की खाड़ी में, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, उड़ीसा के भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों में महाचक्रवात आया था और यह चक्रवात कहाँ उत्पन्न हुआ था? थाईलैंड के खाड़ी में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी ध्यान रखिएगा, ये कब आया था? 25 अक्टूबर 1999 को। ठीक है, पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड के खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था और ये 25 के बाद 29 को पहुंचा था उड़ीसा के तट पर। ठीक है, 29 अक्टूबर को। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है? मसान, दूध कोसी, फल्गु, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है? मसान, दूध कोसी, फल्गु, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है मसान। ठीक है, दूध कोसी फल्गु नहीं होगा। फल्गु देखें पुनपुन की सहायक नदी है। ठीक है, और कोसी जो 7 धाराओं में बढ़ जाती हैं वो अलग चीज़ है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे मसान बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। साथ ही साथ इसके बारे में याद रखना है कि इसका संगम कहाँ पे होता है? खगड़िया जिला में गंगा नदी के पास होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सिकराना भी कहते हैं। और बिहार में ये गंगा की सबसे ये लंबी सहायक नदी भी है और उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह होने वाली भी नदी है। इसकी सहायक नदी में मसान, बलौर, धनौती और कोहरा है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।